हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर एल्कीन्स एंड एल्काइंस आज हम मास्टर करने वाले हैं। पता है इसकी खास बात क्या है? हर साल गारंटीड सवाल आते हैं यहाँ से। तो अगर केमिस्ट्री में स्कोर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाना है ना, तो बस ये सेशन आपके लिए ही है। चलो शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस चैप्टर में कहाँ होता है। ये मार्कोवनिकॉफ रूल और ये एंटी मार्कोवनिकॉफ। कब क्या लगाना है? भाई एग्जामिनर्स का ना ये फेवरेट सवाल है। पर चिंता मत करो, आज हम इस कंफ्यूजन की जड़ तक जाएंगे। इसके मैकेनिज्म को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, प्लान बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एल्कीन्स को बनाएंगे, फिर देखेंगे कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं। सेम चीज हम एल्काइंस के लिए करेंगे। पहले प्रेपरेशन, फिर रिएक्शन। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। देखो, किसी भी कंपाउंड के रिएक्शंस पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि वो बनता कैसे है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एल्केन्स को प्रिपेयर करने के इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। ओके, अब इस स्लाइड पर आते ही अपने नोट्स में एक बड़ा सा स्टार लगा लो। नीट का ये पेट क्वेश्चन है। देखो, जब एल्काइन से एल्कीन बनाते हैं ना, तो कैटलिस्ट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आपने यूज किया लिनलार्स कैटलिस्ट, तो H2 सेम साइड से जुड़ेगा और आपको मिलेगा सिस एल्कीन। और अगर आपने यूज किया Na इन लिक्विड NH3, जिसको हम बर्च रिडक्शन भी कहते हैं, तो H2 ऑपोजिट साइड से जुड़ेगा और आपको मिलेगा ट्रांस एल्कीन। तो मंत्रा क्या है? रिएजेंट देखो, प्रोडक्ट बताओ, सिंपल एज दैट। चलिए अब फटाफट 3 और इंपॉर्टेंट मेथड्स देख लेते हैं सीधे NCERT से। नंबर 1, एल्काइल हैलाइड्स से। इसमें क्या करते हैं? एल्कोहलिक KOH डालते हैं और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। नंबर 2, विसिनल डाइहेलाइड्स से। विसिनल मतलब पड़ोसी कार्बन्स पर हेलोजन। यहाँ हम जिंक डस्ट का यूज करते हैं। और नंबर 3, अल्कोहल्स से। यहाँ हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालकर पानी निकाल देते हैं, जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। याद रखना, इन सभी में गेम किसका है? रिएजेंट का। रिएजेंट याद है तो रिएक्शन याद है। तो अब हमने एल्कीन्स बना तो लिए हैं, अब क्या? अब देखते हैं इनकी रिएक्शंस। एल्कीन्स के पास क्या है? एक डबल बॉन्ड जिसमें है एक कमजोर सा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का खजाना है, एकदम इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस पर कौन अटैक करेगा? जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए एल्कीन्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और अब पेश है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुपरस्टार, मार्कोवनिकॉफ्स रूल। इसको तो बस दिल और दिमाग दोनों में बसा लो। रूल क्या कहता है? सिंपल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, मतलब जो ऐड हो रहा है, उसका नेगेटिव हिस्सा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है। लेकिन ये तो हो गई क्या की बात, असली मजा तो क्यों में है? ऐसा होता क्यों है? तो चलिए इस क्यों का पर्दा उठाते हैं इसके मैकेनिज्म से। देखो, स्टेप 1 में क्या होता है? H+ आता है और डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। अब रिएक्शन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाए या 2 डिग्री। और रिएक्शन हमेशा स्मार्ट होता है, वो हमेशा स्टेबल रास्ता चुनता है। तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स द मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और बस गेम यहीं खत्म हो जाता है। स्टेप 2 में तो Br- बस उस स्टेबल कार्बोकैटायन पर जाके जुड़ जाता है और मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो सारा राज किस चीज में छिपा है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये यूनिवर्सल लॉ है, रिएक्शन हमेशा वो रास्ता लेगा जहां सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो सबको पता ही है ना, 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। दैट्स इट, दिस इज द गोल्डन रूल। अब तक सब सीधा सीधा चल रहा था, है ना? तो अब लाते हैं कहानी में एक ट्विस्ट, एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ है एक बड़ा सा नीट अलर्ट। इसको हमेशा याद रखना, ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ और सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही काम करता है, सिर्फ HBr। और इसमें होता क्या है? सब कुछ उल्टा। नेगेटिव पार्ट अब उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो फिर से वही सवाल, ऐसा क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड ने आकर पूरा खेल ही बदल दिया। अब मैकेनिज्म कार्बोकैटायन वाला नहीं है, अब मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन। लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो है स्टेबिलिटी का रूल। खेल अब भी स्टेबिलिटी का है, बस इस बार हम कार्बोकैटायन की नहीं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे। और अच्छी बात यह है कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बिल्कुल वैसा ही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
बस इंटरमीडिएट अलग बनने की वजह से प्रोडक्ट उल्टा हो जाता है। सोचो आपको एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दिया गया है और पूछा है इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। कैसे पता लगाओगे? सिंपल, यूज करो बायर्स रिएजेंट। ये क्या है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कली KMnO4, जिसका रंग होता है पिंक। जैसे ही आप इसे अपने कंपाउंड में डालोगे और अगर वो पिंक रंग गायब हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अनसैचुरेशन को डिटेक्ट कर लिया है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंफर्म्ड है। आ गया है एक और नीट फेवरेट, ओजोनोलिसिस। स्टूडेंट्स इसे देखकर डर जाते हैं, पर मेरे पास आपके लिए एक मैजिक ट्रिक है। रेडी? जहां भी डबल बॉन्ड दिखे उसको काट दो। एक आरी लो और बीच से काट दो और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन चिपका दो। बस इतना ही करना है। आपके प्रोडक्ट्स जो कि एल्डिहाइड या कीटोन होंगे आपके सामने होंगे। सेकंडों में आंसर आएगा, गारंटीड। चलो 10 सेकंड का सुपर फास्ट रिकैप करते हैं। रेडी? मार्कोवनिकॉफ स्टेबल कार्बोकेटायन, एंटी मार्कोवनिकॉफ HBr प्लस पेरोक्साइड स्टेबल फ्री रेडिकल, बायर्स रिएजेंट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड को काटो ऑक्सीजन बांटो। डन। तो एल्कीन्स का किस्सा यहाँ खत्म हुआ। अब चलते हैं इनके बड़े भाई यानी एल्काइंस के पास। इनके पास डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी दो पाई बॉन्ड्स। तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हैं और इनकी एक सुपर स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इनको एल्कीन से अलग करती है, इनका एसिडिक नेचर। चलो देखते हैं। एल्काइंस को बनाने के लिए एनसीईआरटी हमें 2 मेन तरीके बताता है। पहला जो इंडस्ट्री में यूज होता है, कैल्शियम कार्बाइड लो, उस पर पानी डालो एंड पफ एसिटिलीन गैस बन गई। दूसरा तरीका विसिनल डाइहैलाइड्स है, जो थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ आपको 2 बार एलिमिनेशन करना पड़ता है, पहले अल्कोहलिक KOH से और फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल बेस NaNH2 यानी सोडामाइड से, तब जाकर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल सेक्शन में, रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। इनके कुछ रिएक्शंस तो बिल्कुल एल्कीन्स जैसे ही हैं, लेकिन इनका जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो इनको कुछ स्पेशल पावर्स देता है। और यही स्पेशल रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। लेट्स चेक देम आउट। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब उसमें 50% s कैरेक्टर है। और रूल क्या है? जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ही वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इस वजह से उससे जुड़ा हाइड्रोजन बेचारा एसिडिक हो जाता है। और जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaNH2 डालते हो, वो उस H+ को निकाल लेता है। और ये एक ऐसी खासियत है जो ना तो एल्कीन्स में है और ना ही एल्कीन्स में। अब आ गई एक और सुपरस्टार, नेम रिएक्शन, कुचेरोव्स रिएक्शन। ये भी एग्जाम का फेवरेट है। इसमें हम क्या करते हैं? एल्काइन में पानी ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4। पहले बनता है एक इनॉल फॉर्म। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH ग्रुप। लेकिन ये फॉर्म थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत अपने आप को रीअरेंज करता है, जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, और एक ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म यानी एल्डिहाइड या कीटोन बना लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके, अब दिमाग की बत्ती जला लीजिए, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जादुई रिएक्शन। एक ऐसा जादू जिसमें एक सीधी सादी एलिफेटिक चेन बदल जाती है एक सुपर स्टेबल एरोमेटिक रिंग में। ये कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मल्टी स्टेप सवालों में ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और ये है वो जादू। इमेजिन करो, आपने इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए, उनको एक गर्मा गर्म रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारा और पूफ, तीनों आपस में जुड़कर बना देते हैं एक परफेक्ट बेंजीन रिंग। स्ट्रेट चेन से सीधा एरोमेटिक रिंग। कमाल है ना? ये कन्वर्जन तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। चलो टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि शुरुआत में साइंटिस्ट्स ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या-क्या सोचा और कौन से सवाल थे जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। तो पहला बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1865 में फ्रेडरिक ऑगस्ट केक्यूले की तरफ से। उन्होंने एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उनकी एक फेमस कहानी है कि उन्होंने सपने में एक सांप देखा जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था, और बस वहीं से उन्हें बेंजीन के 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर का आइडिया आया, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स एक के बाद एक आते हैं, जैसा आप इस स्लाइड पर देख ही रहे हैं। केक्यूले का स्ट्रक्चर ब्रिलियंट था, नो डाउट, पर उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। देखो, उनके मॉडल के हिसाब से अगर हम 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन बनाएं तो 2 अलग अलग आइसोमर्स बनने चाहिए थे, एक जिसमें ब्रोमीन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड हो और एक जिसमें सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोमर मिला। इससे क्या साबित होता है
यही कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये अपनी जगह पर फिक्स्ड नहीं है। और बस यहीं से हमें इस पजल का सल्यूशन मिलना शुरू होता है हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ हम बेंजीन के अजीब बिहेवियर और उसके रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी का असली रीजन जानेंगे। लेट्स सी हाउ। बेंजीन के पजल का वन वर्ड सॉल्यूशन है रेजोनेंस। रेजोनेंस का सीधा साधा मतलब यह है कि बेंजीन का असली स्ट्रक्चर ना तो पहला कैकुले स्ट्रक्चर है ना दूसरा, बल्कि वो इन दोनों का एक हाइब्रिड है। रियल में वो जो 3 पाई बॉन्ड्स है ना, वो किसी 2 कार्बन एटम्स के बीच लॉक नहीं है, वो पूरे रिंग पर इक्वली घूम रहे हैं। इसी को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। वो एक जगह पर नहीं है, वो पूरे रिंग में स्प्रेड आउट है। और इसका सबसे सॉलिड प्रूफ, सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है एक्सरे डिफ्रैक्शन से। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि बेंजीन में सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ एकदम सेम है, 139 पिकोमीटर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वैल्यू ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड जितनी लंबी है यानी 154 पीएम, और ना ही प्योर डबल बॉन्ड जितनी छोटी यानी 133 पीएम। ये ठीक बीच में है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं। ये वैल्यू नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। तो ये जो डीलोकलाइजेशन से मिलने वाली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ना, इसी स्पेशल प्रॉपर्टी को, इसी सुपर पावर को हम केमिस्ट्री में कहते हैं एरोमेटिसिटी। यही वो चीज है जो बेंजीन जैसे कंपाउंड्स को सुपर स्टेबल बनाती है। पर सवाल यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। इसके लिए एक गोल्डन रूल है, हकल्स रूल। ये रूल मस्ट नो है, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। एरोमेटिसिटी के लिए 3 शर्तें हैं, और सुनो, तीनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। एक भी फेल हुई तो गेम ओवर। पहली शर्त, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए यानी रिंग फॉर्म में, और प्लेनर यानी फ्लैट होना चाहिए। दूसरी, रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना जरूरी है। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कोई भी होल नंबर हो सकती है। चलो इस रूल को फटाफट अप्लाई करके देखते हैं। बेंजीन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम 4n+2 को 6 के बराबर रखें तो n = 1 आता है। 1 एक होल नंबर है, तो बेंजीन एरोमेटिक है। चेक। नैप्थलीन, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 = 10 यानी n = 2। ये भी एरोमेटिक है। चेक। और देखो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन को, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 = 6, n = 1, तो ये भी एरोमेटिक है। बस ऐसे ही आपको नीट में पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनकर चेक करना है। ऑलराइट, अब जब हम ये समझ गए हैं कि बेंजीन इतना स्टेबल क्यों है, तो अब ये समझने का टाइम है कि ये रिएक्ट कैसे करता है। इसकी स्टेबिलिटी के कारण ये एक बहुत ही खास किस्म का रिएक्शन देता है, जिसमें इसकी एरोमेटिसिटी बच जाती है। इस पॉइंट को अपने नोट्स में डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखो, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं जिसमें उनका पाई बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन बेंजीन वो अपनी एरोमेटिसिटी, अपनी शान को बचाने के लिए एडिशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसमें क्या होता है, रिंग का एक हाइड्रोजन एटम निकलता है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। रिंग जैसी थी वैसी ही रहती है, एरोमेटिक कैरेक्टर इंटैक्ट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म में 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल E+ को जनरेट करो। स्टेप 2, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, जिससे एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है जिसका स्पेशल नाम है अरेनियम आयन। स्टेप 3, इस इंटरमीडिएट से एक प्रोटॉन यानी H+ बाहर निकल जाता है ताकि रिंग को उसकी खोई हुई एरोमेटिसिटी वापस मिल जाए। चलिए हर स्टेप को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ओके, इस स्लाइड पर पूरा फोकस है। स्टेप 2 सबसे क्रूशियल है। देखो कैसे बेंजीन का पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल E+ पर अटैक कर रहा है। इससे जो अरेनियम आयन बन रहा है ना, उसकी खास बात यह है कि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। देख रहे हो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स? पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में इंटरमीडिएट ने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी है और उसे ये वापस चाहिए। तो चलो एक क्विक हाई एनर्जी रीकैप। ES के 3 स्टेप्स क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, अरेनियम आयन बनाओ, H+ हटाओ, एरोमेटिसिटी वापस लाओ। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल। ये 3 स्टेप्स आपको हर ES रिएक्शन में रिपीट करने हैं। चलिए अब इस जनरल मैकेनिज्म को कुछ स्पेसिफिक हाई यील्ड रिएक्शंस पर अप्लाई करते हैं, जो सीधे NCERT से है और नीट में बार बार आती हैं। ये टेबल आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको हर रिएक्शन के रिएजेंट्स और उससे बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए।
नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, नाइट्रोनियम आयन, हैलोजनेशन में Cl+, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन R+, और एसाइलेशन में एसिलियम आयन RCO+। एक बात और, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ना, ये एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है। इसका काम है हैलोजन को खींचकर एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़े ट्रिकी पार्ट पर। सोचो, अगर बेंजीन रिंग पर पहले से ही कोई ग्रुप लगा हुआ है और हम उस पर एक और EAS रिएक्शन कराएं, तो नया आने वाला ग्रुप रिंग में कहाँ जाएगा? ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर? इसका ट्रैफिक कंट्रोलर कौन है? इसका जवाब है वो ग्रुप जो पहले से लगा है। देखो, दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। पहला, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जैसे OH-NH2। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देकर उसे और ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं आओ, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर बैठो। दूसरे हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जैसे -NO2, -CN। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचकर उसे लेस रिएक्टिव बना देते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन पर भेजते हैं। एक एक्सेप्शन जरूर याद रखना, हैलोजेंस। ये हैं डीएक्टिवेटिंग पर होते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? सिंपल है, इस स्लाइड को देखो। फिनोल OH ग्रुप के इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ध्यान से देखो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है। देखा, एक बार इस ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार इस पैरा पोजीशन पर। अब इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव है, उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो वही अटैक करेगा ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। इसलिए अटैक ऑर्थो और पैरा पर होता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग क्यों हैं? यहाँ नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में देखो, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो बेचारा इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस पर तो जाएगा नहीं। उसके लिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन अब मेटा ही बचती है, इसलिए अटैक वहां होता है। सिंपल। चलिए, एग्जाम से पहले के लिए एक सुपर फास्ट रिविजन। पॉइंट 1, एलोमेटिसिटी चेक करने के 3 रूल्स। साइक्लिक, प्लेनार, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट 2, बेंजीन की सिग्नेचर रिएक्शन है EAS, एडिशन बिल्कुल नहीं। पॉइंट 3, EAS के 3 स्टेप्स, इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, अरेनियम आयन बनाओ, H+ हटाओ। एंड पॉइंट 4, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग। बस इतना याद रख लिया तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो अब आप बेंजीन की स्टेबिलिटी और उसके रिएक्शंस के पीछे का पूरा साइंस जान चुके हैं। अब आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिए, इन्हीं रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को आप बेंजीन के अलावा और कौन-कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं? सोचते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।